भाई हाँ बाहर आ जाओ। टीचर के आने के बाद क्लास में एंटर नहीं करना, बाहर आ जाओ। हैं? इससे क्या मतलब है भाई? आप भी बाहर आओ ना यार। बंद करो उसे। बाहर हो जाओ सारे। क्या हो रहा है भाई? ये आप लोग क्लास में हो। जाओ जाओ जाओ, पढ़ लो इसी पे। इसका मैं भेज ये रहा, ये नहीं। हाँ चलो, ये माइक दे दीजिएगा। अंदर है। क्लास में बैठो भाई, रहने दीजिए। तो बात सुनो भाई, बैठ जाओ सारे।
दो तीन चीजें हैं, ध्यान से सुन लो। आपका सेकंड बैच होता है, मैं अपने हिसाब से छोड़ूंगा, जिसको दिक्कत हो क्लास से अभी चला जाए। छोड़ने का टाइम कोई फिक्स नहीं है, मैं अपने हिसाब से टॉपिक करा के छोड़ा करूंगा। जिसको दिक्कत है खाना खाने की या कोई, वो क्लास से भी जा सकता है। मैं मजाक नहीं कर रहा, सीरियस बोल रहा हूं भाई। जिसको हॉस्टल की दिक्कत है या कोई भी दिक्कत है वो जा सकता है, खाना ज्यादा प्रेफरेंस में है तो वो कर लो आप। ठीक है। आपको ये नहीं समझ में आ रहा कि आप खाने के लिए पढ़ रहे हो कि एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो, मुझे ये नहीं समझ में आता। 1 बजे आपकी दिक्कत चालू हो जाती है, 12 बजे क्लास चालू नहीं हुई है, सिलेबस कैसे होगा? जिस समय आपकी क्लास चालू होगी वहां से नेट में 1 घंटा 40 मिनट, 1 घंटा 35 मिनट मिनिमम पढ़ाऊंगा। आप अभी टाइम देख लो एग्जैक्टली क्या हो रहा है। 12:05 हो रहा है, जो भी है 12:05 हो रहा है। वहां से आप 1 घंटा एग्जैक्ट 40 मिनट जोड़ लो। उससे पहले किसी को जाना हो अभी चला जाए। मैं क्लियर बोल रहा हूं, आपको समझ नहीं आ रही है, सिलेबस नहीं होगा। इवन दो मेरा ठीक चल रहा है तब भी नहीं होगा। मैं बाद में जेनेटिक्स लपेट दूंगा, आपको समझ में भी नहीं आएगी, और आप ये भी नहीं कह पाओगे लपेट दी है, ये भी ध्यान रख लेना। बेटा यहां पे मैं आपको खुल के बता रहा हूं, जितने भी टीचरों से पढ़ रहे हो उससे ज्यादा समय से पढ़ा रहा हूं मैं सिलेबस में से क्या काट के हटा दूंगा आपको नहीं पता चलेगा। आप चाहे कम पे कॉपी मिलाते रह जाना, ये भी ध्यान रखना। तुम्हारी जितनी एज नहीं है उससे ज्यादा मैंने ऑफलाइन बैचेस पढ़ा रखे, मैं एग्जैक्ट बता रहा हूं। किसी किसी साल में 16-16 बैच पढ़ाए मैंने। मजाक तुम लोग ऐसे उसमें समझ रहे हो, इसलिए कह रहा हूं अपना टाइम देख लिया करो। जिस वक्त मैं स्टार्ट करूंगा एग्जैक्ट 1 घंटा 40 मिनट पढ़ाऊंगा। चाहे हॉस्टल में खाला मिले नहीं मिले वो तुम्हारे इशू है। सही है। सिलेबस नहीं हुआ अच्छे से, सुन लो ध्यान से, सिलेबस नहीं हुआ अच्छे से नीट का एग्जाम नहीं दे पाओगे। खाना नहीं मिला एक दिन तो कुछ और खा लेना, नहीं 2 दिन मिला कुछ और खा लो, वो तुम्हारी दिक्कत है। उससे एग्जाम का कुछ लेना देना नहीं है। क्लियर है? अपने दिमाग में एक पॉइंट बिठा लो बस। ठीक है। मेरा जब स्टार्ट होगा मैं वहां से उतनी देर तक पढ़ाऊंगा। किसी को अभी भी जाना है जा सकता है। क्लियर? क्योंकि टॉपिक अगर नहीं समझ में आएगा ना वहां क्वेश्चन बनने, खाली वीडियो देखते रह जाओगे दिन भर। पेन नहीं है यहां पे? क्या पढ़ा है लास्ट हमने? क्या है हमारे पास? केमियोस्मोटिक में पूछना है किसी को? कुछ डाउट्स है किसी के? किसी के कोई डाउट ही नहीं होते कभी भी, पता नहीं कितना पढ़ते हैं। ये कॉपी किसकी है? विकास कौन है? किसकी कॉपी है? हैं? आगे डॉक्टर लिखा हुआ है, पता नहीं क्यों। हम्म, चलो स्टार्ट कर रहे हैं। लेक्चर नंबर 6 से हेडिंग डालो डार्क रिएक्शन। चालू कर रहे हैं। हेडिंग डालो डार्क रिएक्शन। प्लीज ध्यान से पढ़ना, टॉपिक समझ नहीं आएगा तो दिक्कत होगी, मैं पहले बता रहा हूं। हेडिंग डालो डार्क रिएक्शन, पढ़ रहे हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 1 करो इसका, जरा देखे। फियोफाइटिन प्राइमरी एक्सेप्टर है, उसका पार्ट होता है PS2 का। क्लोरोफिल ए रिएक्शन सेंटर है, क्लोरोफिल भी एंटीना है। साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉमन क्या है? साइक्लिक और नॉन साइक्लिक में कॉमन क्या है? प्लास्टोक्यूनॉन। FNR नहीं है, साइक्लिक में नहीं होता। फियोफाइटिन साइक्लिक में नहीं होता। रिडक्शन ऑफ NADP साइक्लिक में नहीं होता। H प्लस ग्रेडियंट टू मेक ATP प्रेजेंट इन बोथ A and B। क्वेश्चन नंबर 4, आराम से पढ़ो सोच के। क्वेश्चन नंबर 4, हाई कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इज प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट। हाँ भाई,
मेरी बात सुनो ध्यान से। एटीपी कहां कहां बनती है? स्ट्रोमल लैमेली पे बनती है, साइक्लिक में बनती है, और नॉन साइक्लिक पे ग्रेनुल पे बनती है। आंसर क्या आएगा? डी आएगा। आंसर क्या आएगा? डी आएगा। नेक्स्ट आ जाओ। हाई कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इज प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रिया में कहां होगा? हाई कंसंट्रेशन H प्लस की आ जाएगी यहां पे। ठीक है, क्या आ गया? इंटरमेम्ब्रेन स्पेस। आगे आ जाओ। बाई मेथड प्रोटोन ग्रेडियंट प्रोड्यूस इन ग्रेनुल थाइलाकॉइड एंड स्ट्रोमा। बताओ जल्दी से, जल्दी बताओ। ग्रेनुल थाइलाकॉइड और स्ट्रोमा में ग्रेडियंट पूछा है, ऑल आएगा। ग्रेडियंट सारे तरीकों से बनता है। बाई मेथड प्रोटोन ग्रेडियंट स्ट्रोमल लैमेली में सिर्फ सी आएगा। ग्रेनुल थाइलाकॉइड पर तीनों तरीके होते हैं ग्रेडियंट बनाने के। स्ट्रोमल लैमेली पर सिर्फ होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में कौन होता है ग्रेडियंट बनाने के लिए? हाइड्रोजन कैरियर। कुछ आ भी रहा है समझ में? ऐसे ही चल रहा है? ये समझ में आ रहा है क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन, इन बिटवीन PS2 एंड PS1 हाइड्रोजन कैरियर इज प्लास्टोक्विनोन विच इज लोकेटेड आउटर साइड ऑफ थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन। हाँ भाई, फियोफाइटिन बाहर की तरफ है, ठीक है। साइटोक्रोम B6F अंदर की तरफ था, प्लास्टोक्विनोन बाहर की तरफ है और मूव करता है अंदर की तरफ। अगर ऑप्शन में है तो मार्क कर दो। ए और सी आएगा, ए और सी आएगा तो मार्क कर ले जाओगे। हाइड्रोजन कैरियर बिटवीन PS2 एंड PS1 गिव इलेक्ट्रॉन टू साइटोक्रोम B6F। वो किधर है? अंदर बाहर की तरफ? इनर साइड है। समझ में आया भाई? याद करो, ये बाहर की तरफ था प्लास्टोक्विनोन, ये अंदर आया था, यहां पर था साइटोक्रोम B6F, तो प्लास्टोक्विनोन ने इसको दिए थे इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 2 मिनट सारा रिवाइज कर रहा हूं, ध्यान से सुनेंगे। डार्क रिएक्शन पढ़ रहे हैं हमने, स्टार्ट किया था लाइट रिएक्शन डार्क रिएक्शन के बारे में पढ़ना हम, ठीक है। पूरा फोकस करके सुनेंगे सारे बच्चे, प्लीज ध्यान से सुनेंगे सारे। हमारे पास बेटा हमारे पास फोटोसिंथेसिस के 2 स्टेप होते हैं, एक लाइट रिएक्शन होता है, एक डार्क रिएक्शन होता है। लाइट रिएक्शन का नाम है फोटोकेमिकल फेज। क्या नाम है? फोटोकेमिकल फेज। उसमें इलेक्ट्रॉन एक्साइट होता है, पानी टूटता है, NADPH और ATP बनता है। यस, ये कहां हो रहा है? थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन पे। थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन पर पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं फोटो सिस्टम की फॉर्म में। एक होता है PS2, एक होता है PS1। PS2 में रिएक्शन सेंटर काम करता है 680 पर, PS1 में काम करता है 700 नैनोमीटर पर। कोई डाउट है? नहीं सर, ठीक है। तो PS2 में काम करता है 680 पर। अब क्या होता है, जब लाइट आती है लेस देन 680 नैनोमीटर, दोनों फोटो सिस्टम के इलेक्ट्रॉन एक्साइट होते हैं। PS2 का इलेक्ट्रॉन PS1 के पास जाता है और PS1 का इलेक्ट्रॉन जाता है NADP प्लस के पास। क्या बनता है? NADPH। PS2 PS1 के बीच में इलेक्ट्रॉन कैरियर PQCP, P से फियोफाइटिन, Q से प्लास्टोक्विनोन, C से साइटोक्रोम B6F और D से प्लास्टोसाइनिन, PQCP। क्लियर है? PS1 का प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर FES, सही है। PS2 का प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर फियोफाइटिन, यस, ठीक है। अब जब लाइट मोर देन 680 आती है तो सिर्फ PS1 काम करता है, और स्ट्रोमल लैमेली पे हमेशा PS1 काम करता है। क्लियर है? साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन में कॉमन क्या है? ATP सिंथेसिस, इसलिए दोनों को नाम देते हैं फोटो फॉस्फोराइलेशन। याद आ रहा है? ठीक है। पानी किस साइड टूटता है? स्ट्रोमल साइड, ग्रेनुल साइड? ल्यूमन के साइड, सॉरी, ल्यूमन के साइड टूटता है। ठीक है। NADPH किधर बनता है? स्ट्रोमा के साइड बनता है। कौन सा एंजाइम है जो NADPH बनाता है? FNR, फेरोडॉक्सिन NADP रिडक्टेज, फेरोडॉक्सिन NADP रिडक्टेज। ठीक है, किधर होता है वो? स्ट्रोमा की साइड होता है, बाहर की तरफ होता है। कौन से थाइलाकॉइड पे? ग्रेनुल स्ट्रोमल लैमेली पे, ग्रेनुल थाइलाकॉइड पे, क्योंकि उसी पर PS1 PS2 दोनों होता है। ठीक है। कौन सा मिनरल चाहिए पानी तोड़ने के लिए? Mn+2 Cl माइनस। याद आया? Mn+2 Cl माइनस पानी तोड़ने के लिए चाहिए। क्लियर है? केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस किसमें होगी? क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, दोनों में। H+ कहां इकट्ठा होगा? माइटोकॉन्ड्रिया में, इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में। क्लोरोप्लास्ट में कहां होगा?
थाइलाकॉइड के ल्यूमन में, थाइलाकॉइड के ल्यूमन में। ये बात समझ में आ रही है? बोलो, थाइलाकॉइड के ल्यूमन में। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? बताओ। ठीक है, तो थाइलाकॉइड के ल्यूमन में हमारे पास क्या होगा बेटा? H+ की कंसंट्रेशन क्या होगी? हाई हो जाएगी। क्लियर है? H+ की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी? हाई हो जाएगी। यहां तक कोई डाउट है? यहां तक कोई डाउट है? ठीक है, आगे चल रहे हैं, आगे चल रहे हैं। अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं बेटा? डार्क रिएक्शन पढ़ रहे हैं। शांति से ध्यान से सुनना जो मैं आपको बताने वाला हूं। देखो, लाइट और डार्क रिएक्शन में से लाइट रिएक्शन को हम कहते हैं फोटोकेमिकल फेज और डार्क रिएक्शन को कहते हैं बायोसिंथेटिक फेज। ठीक है, अब जो मैं बोलूंगा उसको सुनना। मैं आपसे कह रहा हूं कि डार्क रिएक्शन वर्ड मिसनोमर है। मिसनोमर मतलब गलत नाम है। इसको प्रूफ करते हैं कैसे, सुनना। डार्क रिएक्शन जो होता है वो रात में नहीं होता, दिन में होता है। पर डार्क रिएक्शन को डायरेक्ट लाइट नहीं चाहिए। मैं रिपीट कर रहा हूं, डार्क रिएक्शन जो है वो दिन में होता है, रात में नहीं होता। पर उसे लाइट नहीं चाहिए, लाइट रिएक्शन का प्रोडक्ट चाहिए। तो डार्क रिएक्शन गलत नाम है। गलत नाम को क्या बोलते हैं? मिसनोमर। क्या बोलते हैं? मिसनोमर। नोमर मतलब नॉमेनक्लेचर। गलत नाम है। क्यों गलत नाम है? क्योंकि डार्क सबसे लगता है कि वो रात में होता, वो रात में नहीं होता। इस बात को हम कैसे प्रूव करते हैं? देखो, जब हम देखते हैं कि लाइट रिएक्शन है, लाइट रिएक्शन में जो इनपुट है वो किसका है? पानी का। यस, ठीक है। और आउटपुट किसका है? ऑक्सीजन का। यस। उसके अलावा लाइट रिएक्शन में बनता है आपके पास NADPH और क्या बनता है? ATP, जो कहां यूज होता है? डार्क रिएक्शन में। डार्क रिएक्शन में बनता है मेरे पास NADP+ और ADP। अगर मैं आपसे कहूं कि NADPH से NADP+ ऑक्सीडेशन है रिडक्शन है? ऑक्सीडेशन, क्योंकि हाइड्रोजन हट रही है। तो NADPH की ऑक्सीडेशन डार्क रिएक्शन में होती है, NADP+ की रिडक्शन लाइट रिएक्शन में होती है। समझ में आ रहा है ये? बोलो, ये समझ में आ रहा है? अब जरा ध्यान से सुनेंगे मैं जो बोलने वाला हूं। जब सुबह होती है, मॉर्निंग होती है, तो लाइट आती है, लाइट धीरे धीरे बढ़ती है। जब लाइट इतनी आ जाए कि लाइट रिएक्शन स्टार्ट हो जाए, तो सबसे पहले लाइट रिएक्शन चालू होके थोड़ा बहुत NADPH ATP बनाता है। उसके कुछ समय के बाद डार्क रिएक्शन चालू होगा। फॉर एग्जाम्पल, सुबह 7 AM अगर लाइट रिएक्शन चालू हुआ तो 7:30 बजे जाके डार्क रिएक्शन चालू होगा। इसका मतलब क्या है कि जो डार्क रिएक्शन है वो किस पर डिपेंड है? लाइट पर डिपेंड है। समझ में आ रहा है? ऐसे ही शाम में पहले लाइट रिएक्शन रुकेगा, शाम में 7 बजे पहले लाइट रिएक्शन रुक गया, उसके कुछ समय बाद डार्क रिएक्शन रुकता है। डार्क रिएक्शन किस बेस पर रुकता है? कि कितना NADPH ATP बचा हुआ था। जैसे ही ये सारा खत्म हो जाता है वैसे ही डार्क रिएक्शन रुकता है। इस बात से क्या साबित होता है? पहला, डार्क रिएक्शन रात में नहीं हो रहा क्योंकि शाम में रुक जाता है। दूसरा, डार्क रिएक्शन को लाइट नहीं चाहिए। अगर लाइट चाहिए होती तो वो भी लाइट रिएक्शन के साथ ही चालू होता। डार्क रिएक्शन को लाइट रिएक्शन का प्रोडक्ट चाहिए। इससे यह प्रूफ होता है कि डार्क रिएक्शन शब्द गलत नाम है, क्योंकि उसे लाइट नहीं चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन चाहिए। इस बात को हमने साबित कैसे किया? कि सुबह पहले लाइट रिएक्शन चालू होगा, फिर डार्क रिएक्शन चालू होगा। शाम में पहले क्या रुकेगा? लाइट रिएक्शन, फिर क्या रुकेगा? डार्क रिएक्शन। यहां कोई प्रॉब्लम है? यहां कोई डाउट है किसी प्रकार का? बोलो, यहां तक कोई प्रॉब्लम है? जल्दी बताओ। ठीक है, यहां अपने दिमाग में रखना। अगर मैं बाहर से, ध्यान सुनो, बाहर से NADPH ATP दे दूं सेल में, क्लोरोप्लास्ट में, स्ट्रोमा में डाल दूं, तो मैं रात भर भी उसमें ग्लूकोज बना सकता हूं, 24 घंटे बनवा सकते हैं। लेकिन NADPH और ATP बनता कब है? लाइट रिएक्शन में। तो जब लाइट रिएक्शन चलेगा तभी डार्क चलता है, थोड़े डिफरेंस के साथ। ऐसा नहीं होता सकता कि रात में डार्क रिएक्शन चले। यहां तक क्लियर है? अब मैं यहां पर इस पे पॉइंट्स पे लिख रहा हूं। देखो, लाइट रिएक्शन का एक और नाम क्या है? जल्दी बताओ। फोटो केमिकल फेज। इसमें क्या क्या होता है बताना। इसमें सबसे पहले इलेक्ट्रॉन एक्साइट होता है, और क्या टूटता है? पानी टूटता है। यस। और क्या बनता है? ऑक्सीजन फॉर्म होती है। उसके बाद NADPH, और क्या बनता है? ATP। इनको हम नाम देते हैं हाई एनर्जी इंटरमीडिएट। हाई एनर्जी इंटरमीडिएट क्यों बोलते हैं? ध्यान से सुनो बच्चे। ATP में एनर्जी स्टोर है, NADPH में भी एनर्जी स्टोर है। फर्क क्या है कि NADPH एनर्जी के साथ साथ हाइड्रोजन भी रखता है अपने पास। समझ आ रहा है? ATP सिर्फ क्या रखता है?
एनर्जी रखता है। तो इन्हें हाई एनर्जी इंटरमीडिएट क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये लाइट रिएक्शन में बन के कहां खर्च हो जाते हैं? डार्क रिएक्शन में। अब डार्क रिएक्शन का एक और नाम है बायोसिंथेटिक फेज। क्या नाम है? बायोसिंथेटिक फेज। मेरी बात समझ में आ रही है? अब जो डार्क रिएक्शन है, ध्यान सुनेंगे, जो डार्क रिएक्शन है उसमें हमारे पास सबसे पहले क्या होगा बेटा? एटीपी एंड NADPH यूज होंगे। यस, CO2 यूज होगी और क्या बनेगा? ग्लूकोज बनेगा। क्या बनेगा? ग्लूकोज बनेगा। अब जो डार्क रिएक्शन है उसको हम बोल रहे हैं मिसनोमर। मिसनोमर क्यों है? क्योंकि डार्क रिएक्शन कहां नहीं होता? नॉट अकर इन नाइट। नॉट अकर इन नाइट कब होता है? इट अकर इन डे। कब होगा ये? डे। लेकिन ये किस पर डिपेंड करेगा? डिपेंड ऑन लाइट रिएक्शन। तो अगर आपको क्वेश्चन आ जाए, ध्यान से सुनो, अगर आपको क्वेश्चन आ जाए डार्क रिएक्शन डिपेंड ऑन लाइट और लाइट रिएक्शन, लाइट रिएक्शन, समझ आ रहा है? लाइट नहीं, लाइट लिखते ही गलत हो जाएगा, क्योंकि वो लाइट रिएक्शन में बने हुए प्रोडक्ट पे निर्भर करता है। क्लियर है? इसीलिए सुबह पहले क्या स्टार्ट होगा? लाइट, उसके कुछ समय बाद डार्क रिएक्शन। ठीक है, अगर मैं आपको क्वेश्चन दे दूं, इन मॉर्निंग, ध्यान सुने, इन मॉर्निंग व्हेन लाइट कम्स, ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज प्रोड्यूस साइमल्टेनियसली। सेकेंड ऑप्शन है फर्स्ट ऑक्सीजन फॉर्म एंड देन ग्लूकोज फॉर्म। थर्ड ऑप्शन है फर्स्ट ग्लूकोज फॉर्म, सॉरी फर्स्ट ऑक्सीजन, सॉरी ग्लूकोज फॉर्म देन ऑक्सीजन। मतलब मैं क्या बोल रहा हूं, तीन ऑप्शन है आपके पास। पहला ऑप्शन है दोनों साथ बनेंगे। दूसरा ऑप्शन है पहले ऑक्सीजन बनेगी फिर ग्लूकोज बनेगा। तीसरा ऑप्शन है पहले ग्लूकोज बनेगा फिर ऑक्सीजन बनेगी, दूसरा वाला। क्योंकि पहले लाइट रिएक्शन होगा फिर डार्क रिएक्शन होगा। समझ आ रहा है? ये क्वेश्चन बन सकते हैं और कुछ नहीं बनेगा। क्लियर है? यहां तक क्लियर है बेटा? मिसनोमर समझ में आ रहा है क्या है? लिखिए जल्दी से। जल्दी करो बेटा। बच्चे डांटने वाली बात नहीं है, आप लोग सीरियस रहो अपने काम को लेके। जिस चीज के लिए यहाँ टाइम वेस्ट कर रहे हो इतने दिनों से, उसको लेके सीरियस रहो। और जिनको 1% भी वो है, कम से कम नोट्स याद कर लो। 99% पेपर तुम्हारे नोट से आएगा। नहीं पढ़ पाते हो एनसीईआरटी, चल जाएगा, जबरदस्ती मत पढ़ो कोई चीज। कम से कम नोट्स की 5-7 रीडिंग किया करो। जल्दी करो बेटा, फास्ट। लिख लिया? बच्चे इसमें डार्क एक्शन में क्या एंटर कराऊं? CO2। बाहर क्या निकलेगा? ग्लूकोज। ठीक है। लाइट रिएक्शन में क्या एंटर कर रहा है? पानी। क्या बाहर निकल रहा है? ऑक्सीजन। हाइड्रोजन का क्या हुआ? वो इसके पास है, NADPH के पास है। समझ में आ रहा है? ठीक है। अब NADPH ने अपनी हाइड्रोजन किसको दे दी? CO2 को। क्या बन गया? ग्लूकोज। तो इनको इंटरमीडिएट क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये यूज नहीं हो रहे, ये बाहर बन नहीं रहा कुछ भी, ये इसी में क्या हो रहे हैं? यूज हो रहे हैं। ठीक है, समझ मेरी बात सुन ध्यान से। ये क्लोरोप्लास्ट है, ये ल्यूमन है, यहां H+ बना है और यहां NADP+ में हम क्या जोड़ रहे हैं?
H प्लस, मान ले अंदर 100 H प्लस थे या 200 थे, बाहर 100 थे, यहां बन रहा है H प्लस, कहीं खर्च हो रहा है, तो क्लोरोप्लास्ट से नेट H प्लस उतना ही रहेगा। अगर मैं कहूं कि क्लोरोप्लास्ट में पानी टूट रहा है कहीं पर और कहीं NADPH में H प्लस जुड़ रहा है, तो नेट H प्लस क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो इनडायरेक्टली मैं ये भी तो बोल सकता हूं वो पानी का H प्लस है जो NADPH के पास है, वो चाहे कैसे आया हो सकता है वो किससे आया हो, F0 से आया, उससे मतलब नहीं है, उस एनर्जी से तो हमने एटीपी बना लिया। हम अगर H प्लस की बात करेंगे तो H प्लस किसका है, वो पानी का, किसके पास है, NADPH के पास, फिर वो किसके पास जाएगा, ग्लूकोज के पास। ठीक है, उस दिन कोई पूछ रहा था कि H प्लस कहां से आएगा NADP प्लस के पास, वो पानी का ही है एक्चुअल में। सही है भाई, ऐसी सकबरी नजरों से क्यों देख रहा है? जल्दी करेंगे बेटा, जल्दी करो, जल्दी फास्ट। अरे लिख लिया, कंपास लेके सर्कल बना रहा है कोई बैठ के, ऐसे भी हो तुम लोग, कुछ भी कर सकते हो बेटा तुम लोग, है ना। चलें, आगे चल रहे हैं भाई। हाँ भाई, इस स्लाइड में काम की चीजें देख लो, लिख लिया, कोई लिख रहा अभी भी? अब ये देख लो, हम बायोसिंथेटिक फेज बोल रहे हैं, ठीक है। क्लियर, लाइट रिएक्शन जो था उसमें एटीपी और ये बना था, ठीक है। ऑक्सीजन बाहर चली जाएगी, किसके बाहर जाएगी, क्लोरोप्लास्ट के। एटीपी और एनएडीपीएच कहां यूज होगा, खाना बनाने में, यस। खाने को यहां पे क्या बोल रहे हैं, शुगर। दिस इज बायोसिंथेटिक फेज, ठीक है। अब ये जो प्रोसेस है डज नॉट डिपेंड ऑन लाइट, बट इट डिपेंड ऑन प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन, ठीक है। क्लियर। अब इसको कैसे वेरीफाई किया, देखो इसने यहां लिखा वेरीफाई किया है। इमीडिएटली आफ्टर लाइट रिएक्शन लाइट बिकम अनअवेलेबल, द बायोसिंथेटिक प्रोसेस कंटिन्यू फॉर सम टाइम। मतलब जब लाइट रिएक्शन स्टॉप हो जाता है, भैया इधर देखो, जब लाइट रिएक्शन स्टॉप हो जाता है उसके कुछ समय के बाद, देखो लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, बायोसिंथेटिक प्रोसेस कंटिन्यूज फॉर सम टाइम। जब लाइट रिएक्शन रुक जाएगा उसके कुछ समय के बाद ही डार्क रिएक्शन रुकता है। इससे यह साबित हो रहा है कि जो आप देखो क्या कह रहा है, ये लाइट अनअवेलेबल कर दी, डार्क रिएक्शन चलता रहा, इसका मतलब डार्क रिएक्शन को लाइट नहीं चाहिए, उसको क्या चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन। यहां तक कोई डाउट है? सही है। अब ये एनसीईआरटी कह रहा है कि ये क्या है, मिसनोमर है। मिसनोमर समझ में आ रहा है, गलत नाम है। हेडिंग डालो, डिस्कवरी ऑफ डार्क रिएक्शन, जल्दी हेडिंग डालो, डिस्कवरी ऑफ डार्क रिएक्शन, फास्ट हेडिंग डालो, डिस्कवरी ऑफ डार्क रिएक्शन, डिस्कवरी ऑफ डार्क रिएक्शन, जल्दी। हाँ बेटा, लाइट और डार्क रिएक्शन सेम सेम टाइम होगा, हाँ हल्का आगे पीछे होता है बस, दिन में ही होगा। लाइट और डार्क रिएक्शन का टाइम दिन ही है? सही क्यों नहीं कर देते, डार्क का मतलब उसे लाइट नहीं चाहिए, सही तो है ना। चले आगे, अरे भाई चले, हेडिंग डालो, डिस्कवरी ऑफ डार्क रिएक्शन। मेरी तरफ देखेंगे सारे बच्चे, हेडिंग डाल ली भाई, कृपया ध्यान दे इधर, एक आध पिट पिटा जाएगा, जल्दी पढ़ लो, समझ नहीं रहे हो तुम लोग, है? पढ़ लेने यार, तू ही आगे बैठा सबसे, इधर सुनो सारे, बस मेरी तरफ ध्यान दो सारे, बात नहीं, सुनो सब लोग। देखो क्या है, हम लोग पढ़ रहे हैं टॉपिक डिस्कवरी ऑफ डार्क रिएक्शन, पॉइंट वाइज सुनो, आपको डायरेक्ट
वहां पे क्वेश्चन नहीं तो गलत हो जाएगा। देखो क्या है, एनसीईआरटी कहती है कि डार्क रिएक्शन की जो डिस्कवरी है वो करी है कैल्विन ने। ठीक है, क्या हुआ था, एनसीईआरटी कह रही है कि कैल्विन का वर्क जो है काफी ज्यादा एक्सेप्शनल, काफी ज्यादा अच्छा है, रीजन बता रही वो। तो एनसीईआरटी ने कहा है कि एक्चुअल में क्या हुआ था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई है 1939 से 45 के बीच में, तब तक रेडियो एक्टिविटी डिस्कवर हो गई थी। ठीक है, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में रेडियो एक्टिविटी क्या होता है कि जब कोई अनस्टेबल एटम अल्फा बीटा गामा रेडिएशन निकालता है तो उसके साथ कुछ ऊर्जा भी रिलीज होती है, तो उस एनर्जी को यूज करके एटॉमिक बॉम्ब बनाया गया था। ठीक है, तो एनसीईआरटी कह रही है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में रेडियो एक्टिविटी का नेगेटिव यूज देखने को मिला था। कैल्विन ने क्या किया, रेडियो एक्टिविटी का एक पॉजिटिव, एक अच्छा बेनिफिशियल यूज दिखाया। तो उन्होंने क्या किया, रेडियो एक्टिव कार्बन यूज करी। कार्बन नॉर्मल कौन सी होती है, C12, सही है, नॉर्मल कौन सी होती है, C12। उसके बाद हमारे पास जो रेडियो एक्टिव होती है वो कौन सी होती है, C14 होती है। आपके शायद सिलेबस में से हट गया या पता नहीं, वो हाफ लाइफ का है कुछ कॉन्सेप्ट, C14 C12 की कोई रेशियो होती है, कितनी हाफ लाइफ होती है कार्बन की, C14 की, किसी को याद आ रही हो, कुछ 6000 साल के आसपास, 5770, ऐसा कोई डाटा याद आ रहा हो किसी को, चलो देख लेंगे, छोड़ दो, कुछ याद नहीं रहता तुम लोग को। इधर सुनो ध्यान से, बोर्ड पे मेरी तरफ ध्यान रखो सारे बच्चे, सारे सुनेंगे ध्यान से। कैल्विन एक ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने रेडियो एक्टिविटी का पॉजिटिव यूज दिखाया। उन्होंने क्या किया, सुने ध्यान से, उन्होंने क्या किया, ये एक बीकर लिया, बोर्ड पे देखो ध्यान से, उन्होंने एक बीकर लिया, उस बीकर में उन्होंने एल्गी ली। कौन सी एल्गी ली थी, डेफिनेटली उन्होंने सिंगल सेल की एल्गी ली थी, जैसे क्लोरेला होता है, क्या बोलते हैं हम इसको, क्लोरेला। तो उन्होंने एक सिंगल सेल की एल्गी ली जिसको हम क्या लिखते हैं, क्लोरेला, क्या बोलते हैं, क्लोरेला नाम की एक एल्गी ली उन्होंने। अब देखो उन्होंने क्या किया, कैसे पूरा एक्सपेरिमेंट किया, सुनो ध्यान से। सबसे पहले आपको यह समझना है कि डार्क रिएक्शन की लोकेशन क्या होती है, स्ट्रोमा। किसका स्ट्रोमा, क्लोरोप्लास्ट का, यस, किसका स्ट्रोमा, क्लोरोप्लास्ट का। साइंटिस्ट कौन इन्वॉल्व है, कैल्विन, क्या, कैल्विन। उन्होंने किसको यूज किया, यूज किया रेडियो एक्टिव कार्बन को, रेडियो एक्टिव कार्बन, कार्बन जो कौन सी, क्या लिखूंगा उसको, C14, किसके अंदर, इन CO2 के अंदर, और उसको किसको दिया, प्रोवाइड किया, किसको, प्रोवाइड टू एल्गी, एल्गी को दिया, एल्गल फोटोसिंथेसिस में किया, किसमें यूज किया, एल्गल फोटोसिंथेसिस में। कैसे किया होगा जरा समझे, मेरी तरफ देखें सारे बच्चे, ये एल्गी हैं, एल्गी के 3 सेल ले लिए मैंने, इन्होंने क्या किया होगा समझो, मेरे हिसाब से ये किया होगा, उन्होंने बाहर से ऐसी CO2 दी जिसमें कार्बन 14 थी, ये CO2 रेडियो एक्टिव थी। ये CO2 इस एल्गी में कौन से रिएक्शन में जाएगी, लाइट या डार्क रिएक्शन में, डार्क रिएक्शन में जाएगी। मेरी बात समझ में आ रही है, अब सुनना, देखो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जब ये रेडियो एक्टिव CO2 ली तो जो ये वाली एल्गी थी, इस एल्गी को निकाला, इसका क्लोरोप्लास्ट अलग किया, एल्गी को पहले किल किया, क्लोरोप्लास्ट अलग किया, उस क्लोरोप्लास्ट में से एक केमिकल मिला एक ए नाम का केमिकल मिला जो रेडियो एक्टिव था। और ऐसा उन्होंने कब किया, जब उन्होंने 15 मिनट के बाद, मेरी बात सुनो ध्यान से, इन्होंने रेडियो एक्टिव CO2 देनी चालू कर दी, उसके 15 मिनट के बाद एक एल्गी निकाली, उसे मारा और मतलब उसको किल किया, उस एल्गी के क्लोरोप्लास्ट में देखा कि ए कंपाउंड रेडियो एक्टिव है। फिर उन्होंने क्या किया, 30 मिनट के बाद मान लो क्या किया, दोबारा दूसरी एल्गी निकाली, उसके अंदर चेक किया तो ए और डी दोनों रेडियो एक्टिव आए, दोनों रेडियो एक्टिव आए। फिर उन्होंने क्या किया, 45 मिनट के बाद एक और एल्गी निकाली, उस एल्गी के क्लोरोप्लास्ट में चेक किया तो ए कंपाउंड, डी कंपाउंड और सी कंपाउंड, ये तीनों रेडियो एक्टिव आ गए। अब इससे क्या साबित होता है, इससे यह प्रूफ होता है कि जो रेडियो एक्टिव CO2 आया वो किसी कंपाउंड पे जुड़कर उसने पहले ए बनाया होगा, फिर उसने डी बनाया होगा, और फिर उसने क्या बनाया होगा, सी बनाया होगा। हम इस बात को कैसे मान रहे हैं कि 15 मिनट मतलब अभी डार्क रिएक्शन जब सिर्फ चालू हुआ है, तो मेरे पास रेडियो एक्टिविटी ए में है, 30 मिनट के बाद वो डी में चली गई, पर रेडियो एक्टिव कार्बन लगातार आती जा रही है,
तो ए में तो रहेगी ही, क्योंकि CO2 लगातार क्या है, आती जा रही है। तो ए और डी दोनों रेडियो एक्टिव कब मिले, 30 मिनट के बाद। 45 मिनट के बाद ये और ये तीनों रेडियो एक्टिव मिले। इससे मुझे स्टेप पता चल जाएगा, मुझे क्या पता चल जाएगा, स्टेप पता चल जाएगा। मैं जो बोलूंगा उसको ध्यान से सुनना। मैं ये कह रहा हूं कि जो केमिकल रिएक्शन एंजाइम कराता है उसे कहते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शन। ध्यान से सुनो, जो भी केमिकल रिएक्शन एंजाइम कराता है उसे क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शन। एक से ज्यादा मेटाबॉलिक रिएक्शन को जोड़ दें तो उसको कहते हैं मेटाबॉलिक पाथवे। समझ में आ रहा है? अगर मैं एक से ज्यादा रिएक्शंस को जोड़ दूं जो एंजाइम करा रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिक पाथवे बोलते हैं। ऐसा मेटाबॉलिक पाथवे जो कुछ बना रहा हो उसको हम बायोसिंथेटिक पाथवे बोलते हैं। तो बायोसिंथेटिक पाथवे का मतलब काफी सारे केमिकल रिएक्शन जो मिलकर कुछ बना रहे हो। यह समझ में आ रहा है? बोलो, ये चीज समझ में आ रहा है? तो डार्क रिएक्शन एक बायोसिंथेटिक पाथवे है। तो केल्विन ने क्या किया, रेडियो एक्टिव CO2 यूज करके जो सबसे पहली फाइंडिंग थी, तो उन्होंने क्या पता लगाया, उन्होंने पता लगाया स्टेप्स ऑफ किसके, बायोसिंथेटिक पाथवे के। बायोसिंथेटिक पाथवे समझ में आ रहा है? उसके क्या पता लगाए, स्टेप पता लगाए कि किसके बाद कौन बनेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि स्टेप्स ऑफ किसके, स्टेप्स ऑफ डार्क रिएक्शन। इसको डिस्कवर किया किसने, केल्विन ने। दूसरा उन्होंने बोला कि, हाँ सुने, दूसरा उन्होंने बोला कि जब CO2 एंटर करती है तो ये जो A है ये पहला प्रोडक्ट है। सही है? CO2 फिक्सेशन के बाद A क्या है, पहला प्रोडक्ट है। तो पहला प्रोडक्ट जो A है उसको बताया उन्होंने। तो उन्होंने बोला कि जो फर्स्ट प्रोडक्ट है, फर्स्ट प्रोडक्ट जो बना वो क्या बना, 3 कार्बन का ऑर्गेनिक एसिड। एसिड कई प्रकार के होते हैं। H2SO4 मिनरल एसिड होता है, यस। सल्फ्यूरिक एसिड क्या है, मिनरल एसिड है। ऐसे उन्होंने बताया कि फर्स्ट प्रोडक्ट जो बना वो 3 कार्बन का ऑर्गेनिक एसिड है, उसका नाम है 3PGA। मेरी बात ध्यान से सुनेंगे, देखो इधर देखो ध्यान से। PGA की फुल फॉर्म है फॉस्फो ग्लिसरिक एसिड। ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे। ग्लिसरिक शब्द ग्लिसरॉल से आया है, इससे क्लियर मतलब है कार्बन होंगी 3। ठीक है, क्लियर मतलब है कार्बन होगी 3। एसिड ग्रुप COH लगा दो और तीसरी कार्बन पर फॉस्फेट लगा दो, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा फॉस्फोग्लिसरिक एसिड का। अगर मैं एसिड को लगा रहा हूं तो नॉमेनक्लेचर में ये फर्स्ट आएगा, ये सेकंड आएगा, ये थर्ड आएगा। तो तीसरी कार्बन पर फॉस्फेट है और 3 कार्बन का एसिड है। इसको हमने क्या नाम दिया, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। सिंपल भाषा में देखें ध्यान से, कितने बच्चों को याद है ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर? किसी को याद है? हैं? सब भूल गए? देखो, मैं सिंपल तुम्हें कुछ चीजें समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये 3 कार्बन का था, इस पे तीनों पे OH होता था, बाकी हाइड्रोजन लगा दो। ठीक है, मुझे इसका ग्लिसरिक एसिड बनाना है, तो इस वाली कार्बन को किस में कन्वर्ट कर दिया, COH में। बाकी दोनों पे क्या रहने दो, OH, और इस वाली पर फॉस्फेट लगा दिया, तो इस पे OH रहेगा मतलब। तो 3 कार्बन का जो एसिड है उसका नाम क्या रखा गया है, उसका नाम क्या रखा गया है, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। यहां समझ में आ गया? इसलिए उसका नाम 3PGA है, तीसरी कार्बन पर PG है। तो जो पहला प्रोडक्ट बना जिसमें रेडियो एक्टिविटी दिखी वो 3 कार्बन का एसिड था जिसका नाम क्या था, PGA। मैं रिपीट करता हूं, ध्यान सुनेंगे। एनसीईआरटी कहती है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में काफी नुकसान हुआ रेडियो एक्टिविटी से। केल्विन एक ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने रेडियो एक्टिविटी का पॉजिटिव यूज दिया, जिसकी वजह से 1960 के आसपास उन्हें नोबेल प्राइज भी मिला। उन्होंने क्या किया, रेडियो एक्टिव कार्बन यूज करी और एल्गल फोटोसिंथेसिस की पढ़ाई करी। उनको पता चला पहले ये कंपाउंड रेडियो एक्टिव है, फिर ये, उससे उनको पूरे स्टेप्स पता चल गए। तो सबसे पहले उन्होंने किसके स्टेप्स पता लगाए, डार्क रिएक्शन के। डार्क रिएक्शन के स्टेप्स जब पता लगाए और ये 2 बातें पता चली, एक तो स्टेप पता चले, दूसरा ये भी पता चला कि वो पाथवे साइक्लिक है। मतलब क्या होता है, रिएक्शन 2 तरीके से होते हैं, P से Q बना, Q से R बना, R से S बना। ऐसा भी हो सकता है P से Q बने,
क्यू से आर बने, आर से एस बने, एस दोबारा पी में कन्वर्ट हो जाए। तो जो बायोसिंथेटिक या कोई भी पाथवे, मेटाबॉलिक पाथवे, मैं रिपीट करूंगा, एक केमिकल रिएक्शन जो एंजाइम कराता उसे कहते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शन। काफी सारे केमिकल रिएक्शन को क्या बोलेंगे? मेटाबॉलिक पाथवे। मेटाबॉलिक पाथवे दो प्रकार के होते हैं, एक सीधे जैसे ग्लाइकोलिसिस है, दूसरा सर्कल में। सर्कल को क्या बोलोगे? साइक्लिक। क्या बोलोगे? साइक्लिक। मेरी बात समझ में आ रही है? तो यार ये वाला जो पता चला, ये डार्क रिएक्शन पता चला, ये कैसा पाथवे था? साइक्लिक पाथवे था। कैसा पाथवे था? साइक्लिक पाथवे था। इसीलिए इसको साइंटिस्ट के नाम पर हम क्या नाम देते हैं? केल्विन साइकिल, साइंटिस्ट के नाम पर। मेरी बात समझ में आ रही है? दूसरी बात ये पता चली कि पहला प्रोडक्ट क्या है? 3 कार्बन का एसिड है। तो ये क्या होगी बेटा? इसकी डिस्कवरी। डिस्कवरी में इंपॉर्टेंट पॉइंट याद क्या क्या रखेंगे? पहला, कौन सी कार्बन यूज करी थी? C14। ठीक है, क्लियर है? किस पर स्टडी किया था? एल्गी पे। क्लियर है? क्या पता लगाया? सारे रिएक्शंस, और दूसरा पहला प्रोडक्ट। क्लियर? इसके अलावा कुछ याद नहीं चाहिए। इससे ज्यादा तुमसे क्वेश्चन वो पूछता ही नहीं है कभी। इतना तुम्हारे दिमाग में बैठा होना चाहिए। हम सारी लाइनें पढ़ते हैं, सब कुछ याद करते हैं, पर मेक श्योर भाई अपनी कम से कम नोट्स याद कर लो सही से। उसके बाहर नहीं जाएगा, मैं 100% श्योर हूं। क्लियर है? कम से कम नोट्स जरूर याद कर लो ढंग से। क्लियर? बनाओ जल्दी से। इसको लिखने की वैसे आवश्यकता नहीं है, वैसे जरूरत नहीं, लिखना चाहो लिख लो, ऐसे नीड नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए बताया कि उन्होंने क्या किया होगा। ठीक है, बोल, कुछ पूछना चाह रहा है? क्या हो गया भाई? लिखना जल्दी, पूछो। कोई कुछ पूछना चाह रहा है? हाँ भाई। नहीं, कॉपी कहां है तेरी? हैं? बेच खाया? कितनी गंदी राइटिंग है भाई तेरी। हाँ बच्चे, दिन में होता है, पर पहले लाइट चालू होता है फिर डार्क। यस, होगा दिन में ही दोनों। ऐसा नहीं होगा कि एक दिन में होगा एक रात में होगा, ऐसा नहीं है कुछ भी। एनसीईआरटी पढ़ो, आपको सारा समझ में आएगा। जिन्होंने लिख रखा है एनसीईआरटी पढ़ो। अगर लिखा हुआ है जरूरी नहीं लिखो, पर कम से कम एनसीईआरटी पढ़ लो। पूछो, कोई कुछ पूछना चाह रहा है? तुम तो लिखते ही नहीं हो, तो पढ़ याद कर। एनसीईआरटी कहाँ है तेरी? लाता ही नहीं है। जल्दी पूछो, कुछ पूछना है किसी को? लिखते नहीं है बेटा? लिखा हुआ है? कहाँ है कॉपी? क्या मतलब है इसका? गलत बात है ना, बच्चे लाना चाहिए। कुछ तो मुझे देख के लिख रहे हैं जबरदस्ती। मत लिखो भाई, क्या हो गया? सारे बच्चे इस साल थोड़ी सिलेक्ट होना है ना? 3-4 साल लगाओ, कोई दिक्कत की बात थोड़ी है। हाँ, 3-4 साल लग गए हैं, अब और कितने लगेंगे? नहीं, कुछ के तो लग चुके हैं ऑलरेडी। हाँ, 3-4 साल यहाँ लगा देना, 7-8 यूपीएससी में, है ना? फाइनली बीपीएससी दे रखो कि जिसकी एज 42 है, अपर एज 45 या 42 है, फाइनली बीपीएससी दोगे तुम फिर। हाँ है, उसके बाद 45 के बाद भी कुछ देना है अब? है? और बीपीएससी का जब तक रिजल्ट आएगा तब तक 10 साल लग जाएगा, रिटायरमेंट की एज आ जाएगी तुम्हारे, है ना? हाँ, सोचो कितना पैसा मंगाना पड़ेगा घर से, नहीं?
चले भाई आगे। पढ़ते नहीं है भाई तुम लोग, कोई से कुछ याद नहीं है जो पढ़ाया जाता है डेली। कॉपी रिवाइज किया करो बस भाई। लिख लिया? जिन्होंने लिख लिया एनसीईआरटी पढ़ते रहो फटाफट से, जल्दी। चलो आगे चल रहे हैं। लिख लिया सबने? मैं मेन पॉइंट्स मार्क कर रहा हूं, जल्दी करो बच्चे। किस पे फोटोसिंथेसिस पढ़ी थी? एल्गल C14 यूज किया था। टेक्निक का नाम चाहो तो लिख लो, रेडियो आइसोटोप ट्रेसर टेक्निक कहते हैं। ये वही टेक्निक है जो वैन नील वाले में पढ़ी थी हमने। हाँ, ऑक्सीजन वाला रेडियो आइसोटोप ट्रेसर टेक्निक। बोर्ड पे फोकस करेंगे बेटा, बोर्ड पे फोकस करेंगे, सारे बच्चे मेरी तरफ देखेंगे। लिख लिया सबने ना? अब इधर देखो, तुम्हारे पास जो जो पॉइंट्स है मैं मार्क कर रहा हूं, आपको समझ में आ जाएगा। देखो, हमारे पास CO2 कंबाइन होके क्या बनाती है? शुगर। ठीक है, उसके बाद साइंटिस्ट का इंटरेस्ट था कि ये प्रोसेस कैसे हुआ, इसे पता करना है, और पहला प्रोडक्ट कौन सा बना ये पता करना है। और ये कह रहा है कि जस्ट आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर सेवरल एफर्ट हुए थे रेडियो आइसोटोप को कहां डालने के लिए, बेनिफिशियल यूज दिखाने के लिए। तो मेल्विन कैल्विन का वर्क कह रहा है एग्जाम्पलरी। एग्जाम्पलरी होता है असाधारण। उन्होंने क्या यूज किया था ये देख लो, रेडियो एक्टिव C14 और एल्गल फोटोसिंथेसिस। इसका मतलब उसने एल्गी का नाम भी नहीं बताया, पर लॉजिकली सिंगल सेल एल्गी को निकाल के किल करके उसका क्लोरोप्लास्ट निकालना आसान होता है, इसलिए जो यूज की गई थी सिंगल सेल एल्गी ली गई थी। अब यहां पर क्या किया? फर्स्ट CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट क्या है? 3 कार्बन का ऑर्गेनिक एसिड है। सही है, क्लियर है? तो उसकी उन्होंने और किस चीज में कंट्रीब्यूट किया? वर्किंग आउट कंप्लीट बायोसिंथेटिक पाथवे। मतलब उन्होंने सारे स्टेप्स पता लगाए किसके? डार्क रिएक्शन के। लिखा हुआ है देखो, ठीक है? तो इसलिए उसको हम क्या नाम देते हैं? कैल्विन साइकिल। ठीक है, और वो जो पहला प्रोडक्ट था वो क्या था? 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। शॉर्ट में उसे PGA बोलते हैं। या तो PGA लिख लो या 3-PGA लिख लो, एक ही बात है। 3-PGA पे हम क्या बता रहे हैं कि तीसरी कार्बन पर फॉस्फेट जुड़ा हुआ है। क्लियर है? बोलो। अब आओ हेडिंग डालो, फर्स्ट प्रोडक्ट इन कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन। फर्स्ट प्रोडक्ट इन कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन। देखो क्या हुआ था, मोस्ट प्लांट में जो फर्स्ट प्रोडक्ट बना, मोस्ट प्लांट में फर्स्ट प्रोडक्ट जो था वो 3 कार्बन का ऑर्गेनिक एसिड था। 3 कार्बन का क्या था? ऑर्गेनिक एसिड, जिसे हम क्या बोलते हैं? PGA बोलते हैं। फिर क्या हुआ? साइंटिस्ट जितने भी थे उन्होंने ये पता किया, ट्राई टू फाइंड कि कुछ और भी होता है क्या, फाइंड कि इन ऑल प्लांट्स ओनली PGA इज फर्स्ट प्रोडक्ट। पर एक्चुअल में क्या मिले? कुछ ऐसे प्लांट मिले, सम प्लांट्स शो फर्स्ट प्रोडक्ट कितने कार्बन का? 4 कार्बन का। उसका नाम है OA। फुल फॉर्म OA की ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। हाँ भाई, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड में कितनी कार्बन है? अच्छा, कितने COH ग्रुप होते हैं किसी को बताओ? कितने COOH ग्रुप होते हैं? 1 2 3 2 होते हैं। कितने होते हैं? 2 COH ग्रुप होते हैं। ठीक है, क्लियर? अब मैं जो बोलूंगा उसको ध्यान से सुनेंगे, सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे। सुनो क्या हुआ। जब हमें पहला प्रोडक्ट मिल गया, क्या? 3 कार्बन का PGA, काफी सारे साइंटिस्ट ये ट्राई करने लगे कि ये चेक कर लेते हैं क्या सभी प्लांट में 3 कार्बन का है।
तो उन्होंने जब बहुत सारे प्लांट पर सेम एक्सपेरिमेंट करा या मिलता जुलता एक्सपेरिमेंट करा, तो उन्हें पता चला कि कुछ प्लांट में 4 कार्बन का भी है ऑक्जेलोएसिटिक एसिड। तो उन्होंने फिर क्या 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 उससे इन्फ्रेंस निकाला। सो CO2 फिक्सेशन के लिए हमारे पास 2 पाथवे हैं। CO2 फिक्सेशन के क्या है? 2 पाथवे हैं। क्लियर है? जिसमें हमारे पास 2 पाथवे, एक जिसे हम कहते हैं C3 पाथवे, जिसमें पहला प्रोडक्ट क्या बनेगा? फर्स्ट प्रोडक्ट क्या है बेटा? पीजीए। फर्स्ट प्रोडक्ट क्या है? पीजीए। ऐसे प्लांट को C3 प्लांट बोला गया। मेरी बात समझ में आ रही है? एक्चुअल में क्या हुआ, साइंटिस्ट लोगों ने ट्राई किया कि बहुत सारे प्लांट को देखते हैं क्या सब में 3 कार्बन का है। क्या हुआ, कुछ ऐसे प्लांट मिले उनमें 4 कार्बन का ऑक्जेलोएसिटिक एसिड था। तो उन्होंने कहा कि CO2 फिक्सेशन 2 पाथवे से होता है। एक जिसमें 3 कार्बन का प्रोडक्ट बनता है, उसे उन्होंने क्या नाम दिया? C3 प्लांट। फिर उन्होंने बोला इन अनदर प्लांट्स हमारे पास क्या होगा? फर्स्ट प्रोडक्ट क्या है? 4 कार्बन का। फर्स्ट प्रोडक्ट क्या है बेटा? 4 कार्बन का। यस। तो उसे हमने क्या बोला? C4 पाथवे। और जो प्रोडक्ट बना, सॉरी, उन प्लांट्स को हम क्या बोलेंगे? C4 प्लांट्स। उन प्लांट्स को हम क्या बोलेंगे? C4 प्लांट्स। तो इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ, ध्यान से सुनेंगे, CO2 फिक्सेशन इन प्लांट्स इज बाई 2 पाथवे, C3 पाथवे, C4 पाथवे। C3 पाथवे में पहला प्रोडक्ट कितने कार्बन का है? 3 कार्बन का। C4 पाथवे में पहला प्रोडक्ट कितने कार्बन का? 4 कार्बन का। दोनों में समानता क्या है? ये दोनों एसिड है बेटा। ये भी एसिड है और हमारे पास ये 3 कार्बन का भी क्या है? ये एसिड है। दोनों में एसिड है, एक में फॉस्फेट है, एक में फॉस्फेट नहीं है। क्लियर है? किसी बच्चे को पता ऑक्जेलोएसिटिक एसिड से कौन सा अमीनो एसिड बना सकते हैं? ऑक्जेलोएसिटिक एसिड से कौन सा अमीनो एसिड बना सकते हैं? मैलिक एसिड इज नॉट अमीनो एसिड। मेलोनेट। वाह। हाँ भाई, कोई कोई समझदार है? एस्पार्टिक एसिड। हाँ, एस्पार्टिक एसिड बना सकते हैं। अमीनो एसिड में 2 तरह के होते हैं, ग्लूटामिक एसिड होता है 5 कार्बन का, और 4 कार्बन का एस्पार्टिक एसिड होता है। ठीक है, मैं उसके रिएक्शंस आपको बता दूंगा। रिएक्शंस कहां पढ़ाएंगे आपको? जब वो पढ़ाएंगे टॉपिक, रेस्पिरेशन में पढ़ा देंगे एक, और दूसरा आपको पढ़ा देंगे जहां पर हम वो पढ़ा रहे होंगे, क्या नाम है, एक, नहीं नहीं, जेनेटिक्स में एक टॉपिक है प्लियोट्रॉपी का। प्लियोट्रॉपी में जब वो पढ़ाते हैं ना फिनाइल कीटोन यूरिया, वहां आपको डीएमिनेशन एमिनेशन बता देंगे। नहीं तो मिनरल न्यूट्रिशन में था, वो हट गया। ये टॉपिक कहां था? मिनरल न्यूट्रिशन में। ठीक है, ऑक्जेलोएसिटिक एसिड याद कर लो, अभी चलेगा 1 महीने 2 महीने तुम्हारे दिमाग में ये, क्योंकि ये उसमें आएगा अभी, रेस्पिरेशन में बहुत आएगा ये। ठीक है, रेस्पिरेशन में काफी ज्यादा आएगा। क्लियर है? ठीक है, जल्दी करेंगे। लिख लिया? ठीक है, चले आगे। हाँ, जा जा, चले आगे। लिख लिया? अब आओ अगला टिप, जल्दी करो बेटा। लिख लिया? लिख रहा है कोई अभी भी?
जल्दी लिखो। जिन्होंने लिख लिया पढ़ लो ना एनसीईआरटी, खाली बैठे हो। नहीं टाइम मिलेगा पूरे एग्जाम तक एक बार भी पढ़ने का, मैं श्योर हूं। जितना सिलेबस बचा हुआ उसके हिसाब से नहीं टाइम मिलेगा। यहीं पढ़ लिया करो बॉटनी का। जल्दी। हो गया। ठीक है। राम राम से लिख रहे हैं एकदम। जो तुम लोग लिखते हो लिखने की गलत हैबिट बताता हूँ क्या, तुम में से बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, सीधे उतारते हैं इसे। एक्चुअल में लिखने का सही तरीका होता है वो लाइन पढ़ लो लिखो अपने आप। तुम एक एक वर्ड उतारते हो उसको, ये गलत तरीका है। इससे क्या हो रहा होता है कि तुम बगल वाले का सुन रहे होते हो क्या बात कर रहा है, तुम खाली नोट्स उतार रहे हो। मैं रियलिटी बता रहा हूं आपको। लिखने की सबसे गलत हैबिट है ये। लिखने की हैबिट ये होती है कि आपने वो पूरी लाइन रीड कर रही, लिख खुद रहे हो। नीचे देख के ऊपर में एक शब्द द, इज, क्या हो रहा है ये? समझ में आया मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? ये तो तुम अभी यहां पे हो। आगे जाकर कभी फ्यूचर में किसी एग्जाम के वहां पे कोई नहीं डिक्टेट करता ना कुछ लिखवाते हैं वहां, वो खुद लिखना होता है। वो खासकर यूपीएससी बीपीएससी में तो वहां तो और खराब सिचुएशन है। वहां तो सिलेबस डिफाइन नहीं है ऊपर से। हर टीचर कुछ और ही पढ़ा रहा है, वो खुद ही नहीं पता क्या पढ़ाना है। चलो पढ़ ले भाई चलो इधर जान दो बेटा। देखो ये यहाँ पे कुछ कुछ बातें आपको समझ में आ गई है। जो यहां पर थी चीजें मैं मार्क कर देता हूं, इधर देखो बेटा। साइंटिस्ट आल्सो ट्राइड वेदर सारे प्लांट में पीजीए, देखो इधर देखो ना। साइंटिस्ट ने ये भी ट्राई किया क्या सारे प्लांट में पीजीए है पहला CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट, या कोई और प्रोडक्ट भी बनता है, ऐसा किया। तो एक्सपेरिमेंट कंडक्टेड ओवर अ वाइड रेंज ऑफ प्लांट, काफी सारे प्लांट पे किए गए। तो पता वेयर द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट वॉज अगेन एन ऑर्गेनिक एसिड, दोबारा एक ऑर्गेनिक एसिड मिला, पर इस बार 4 कार्बन का मिला। ठीक है, और उसको क्या नाम दिया? ऑक्जेलोएस्टिक एसिड। ठीक है, क्लियर है। CO2 एसिमिलेशन ड्यूरिंग, ये क्या होता है एसिमिलेशन? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन फिक्सेशन एंड एसिमिलेशन, ये बताओ। फिक्सेशन एसिमिलेशन में क्या फर्क होता है, कौन बताएगा? ना ना ना। अच्छा, फूड, फूड का डाइजेशन और एसिमिलेशन में क्या फर्क होता है? जब कोई खाना एब्जॉर्ब होके बॉडी का हिस्सा बन जाए उसे एसिमिलेशन कहते हैं। ठीक है। ऐसे CO2 फिक्सेशन का सिंपल मतलब है कि किसी चीज से कंबाइन हो गई, लेकिन जब वो प्लांट का हिस्सा बन जाए ग्लूकोज वगैरह बन के, तो उसे क्या बोलते हैं? एसिमिलेशन कहते हैं। एसिमिलेशन का मतलब है वो प्लांट में या कहीं भी किसी चीज का हिस्सा बन जाए प्रॉपर तरीके से, और वो प्लांट में रहे परमानेंट, उसे क्या बोलते हैं? एसिमिलेशन। जैसे हम खाना खाते हैं, डाइजेशन करते हैं, वो एक प्रोसेस हो गया। ठीक है, उसके बाद वो खाना ब्लड में एब्जॉर्ब होता है और सेल का हिस्सा बन जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं? एसिमिलेशन। तो यहां पर जो CO2 फिक्स हो रही है बाद में एसिमिलेट भी हो रही है। सही है। अब देखो, दो मेन पाथवे हैं, है ना, दो मेन टाइप हैं। कौन कौन से? जिसमें पहला सिक्सेशन प्रोडक्ट क्या है? C3 एसिड, उसको क्या बोल रहे हैं? C3 पाथवे। सही है। और जिसमें C4 पाथवे है उसमें पहला प्रोडक्ट OA है। यस। ठीक है, अब आगे की कहानी है, देखो। बस भाई रहने दो, अब कहानी सुनो ध्यान से क्या थी। एनसीईआरटी क्या बोल रही है सुनो। एनसीईआरटी क्लियरली कह रही है कि जो प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर है उसके बारे में कुछ चीजें हैं जो एनसीईआरटी ने, अरे यार ये क्या है, कुछ जादू नहीं है लायक। इधर आओ, इधर देखो बस, फर्जी नहीं। सुनो ध्यान से सुनो। एनसीईआरटी क्या आपसे पूछना चाह रही है, देखो मेरी बात देखो इधर सारे। मेरे पास ये पीजीए बन गया है, मुझे इस कंपाउंड के बारे में नहीं पता। मैंने कहा कि मैं इस कंपाउंड के साथ सब CO2 जोड़ता हूं, ये एक कार्बन है। अब ये कितनी कार्बन का होना चाहिए कि मुझे 3 कार्बन का पीजीए बने? ये 2 कार्बन होना चाहिए। मेरी बात समझ में आ रही है? यदि मैं 2 कार्बन की चीज के साथ एक कार्बन जोड़ूंगा तो पीजीए बनना चाहिए। एनसीईआरटी क्या बोल रही है? एनसीईआरटी ये कह रही है कि जब हमको ये पता चल गया कि पहला प्रोडक्ट 3 कार्बन का है, तो बहुत ईयर्स तक या बहुत ईयर्स तक हम 2 कार्बन का कंपाउंड खोजने लगे जिससे CO2 जुड़ के पीजीए बनाता है।
रियल में 2 कार्बन का मिला ही नहीं। बहुत ईयर्स की डिस्कवरी के बाद, एक्सपेरिमेंट्स के बाद पता चला कि ये 5 कार्बन की चीज है जिस पर CO2 जुड़ता है और पीजीए बनता है 3 कार्बन का, पर इसके 2 मॉलिक्यूल बनते हैं। मेरी बात समझो ध्यान से। प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर क्या होता है? ये वो कंपाउंड होता है। प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर क्या है बेटा? प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर क्या है? जिससे कौन कंबाइन करता है? टू विच कौन कंबाइन करेगा? CO2 कंबाइन करके क्या बनाएगा? एंड फॉर्म क्या बनाएगा? पीजीए बनाएगा। तो मैनी ईयर्स तक साइंटिस्ट जो थे वो 2 कार्बन का खोज रहे थे। साइंटिस्ट ट्राई टू फाइंड क्या पता कर रहे थे? 2 कार्बन का प्राइमरी एक्सेप्टर खोज रहे थे। क्यों खोज रहे थे? क्योंकि अगर आप लॉजिकली सोचो, ये 2 कार्बन होगी जिसके साथ एक CO2 जुड़ेगा, तो पीजीए बनना चाहिए 3 कार्बन का। पर रियलिटी में क्या मिला मुझे? 5 कार्बन का क्या मिला? प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर, जिसके साथ क्या जुड़ी? CO2 जुड़ी। क्या बन गया? पीजीए। पीजीए कितने कार्बन का? 3, पर इसके कितने मॉलिक्यूल बने? 2। ये बात समझ में आ रही है? क्लियर है? बोलो। ठीक है, अब जरा ध्यान से सुनेंगे। ये जो प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर है, इसका नाम RUBP है। इसकी फुल फॉर्म है राइब्यूलोज 1,5 बिसफॉस्फेट। अब जरा मेरी तरफ ध्यान दें और थोड़ी सी जानकारी बटोरें। इधर देखें सारे बच्चे, इधर देखो। सबसे पहले ये 5 कार्बन का कंपाउंड है। यस, राइब्यूलोज कितने कार्बन का होता है? 5 कार्बन की शुगर है। राइब्यूलोज कितने कार्बन की शुगर है? 5। ठीक है। अगर राइबोज होता है तो राइबोज में एल्डिहाइड ग्रुप है, एल्डोज है। अगर राइब्यूलोज है तो उसमें कीटोन ग्रुप होता है, कीटोज होता है वो। आपने अपने दिमाग में बिठाना है कि शुगर में या तो एल्डिहाइड ग्रुप होता है या कीटोन ग्रुप होता है, उसके साथ बहुत सारे OH ग्रुप होते हैं। यहां तक याद रहेगा? अब मैंने यहां पर बोला है राइब्यूलोज, इसका मतलब कौन सी शुगर है? कीटोज है। क्या है ये? कीटोज। अब इतना तो आपको जानकारी हो गई है कि कीटोन लास्ट में नहीं लगेगा, बीच में कहीं लगा देंगे। ठीक है, तो मैंने ये कीटोन ग्रुप लगा दिया। जितने भी कीटोन लगा दो, कीटोन लगाने के बाद सारी कार्बन पर क्या लगा दो? OH लगा दो। ठीक है, बाकी हाइड्रोजन से पूरा कर लेना। तो ये शुगर का नाम राइब्यूलोज है। क्या है? राइब्यूलोज। 5 कार्बन की कीटोज हो गई। अब आपको पता है कि ये अगर यहां कीटोन है तो ये फर्स्ट कार्बन होगी और ये 5 होगी। तो फर्स्ट और फिफ्थ पर ये हाइड्रोजन रिमूव करके यहां पर मैं क्या जोड़ दूंगा? फॉस्फेट। क्या जोड़ दूंगा? फॉस्फेट। क्या ये बात समझ में आ रही है? क्या ये बात समझ में आ रही है? अब इसका नाम पढ़ो। इसका नाम है राइब्यूलोज 1,5 बिसफॉस्फेट। राइब्यूलोज 1,5 बिसफॉस्फेट। राइब्यूलोज मतलब 5 कार्बन की कीटोज है। 5 कार्बन की कीटोज है। तो 5 कार्बन की कीटोज 1 2 3 4 5, 5 कार्बन की कीटोज है। इसको क्या नाम देंगे? राइब्यूलोज 1,5 बिसफॉस्फेट। बिस मतलब 2। स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है? बोलो। तो ये RUBP क्या है बेटा? 5 कार्बन की कौन सी शुगर है? कीटोज शुगर है। यस, कीटोज शुगर है, जिस पर कितने फॉस्फेट ग्रुप हैं? 2। 1 और 2। यहां तक कोई डाउट? ठीक है। अब हम क्या पढ़ेंगे? स्टेप्स पढ़ेंगे किसके? डार्क रिएक्शन के। पर हमने अभी तक 3 चीजें पढ़ी हैं। पहली डिस्कवरी, सबसे पहले मिसनोमर। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट लाइट नहीं चाहिए, क्या चाहिए? प्रोडक्ट चाहिए। दूसरा हमने पढ़ा डिस्कवरी, किसने करी? कैल्विन ने। क्या यूज किया? C14। ठीक है, रेडियो एक्टिव होता है। यस, रेडियो एक्टिव होता है। किसी को ये पता है एज फाइंड करते हैं रेडियो एक्टिविटी से? कार्बन डेटिंग। उसमें क्या करते हैं एग्जैक्टली? हाफ लाइफ। हाँ, हाफ लाइफ तो होता है। ठीक है, हाफ लाइफ क्या होता है? कौन बताएगा? कंसंट्रेशन आधी हो जाती है। ठीक है, कितने टाइम में? हाफ। ठीक है। और कैसे करते हैं हाफ लाइफ से? मान लो एज कैसे पता करेंगे हाफ लाइफ से? तुम 12th भी नहीं पास हो? 12th में तो है ना ये। तुम्हें केमिस्ट्री के मास्टर ने नहीं पढ़ाया किसी ने? हाफ लाइफ से कैसे करेंगे?
अच्छा सुन, छोड़ दो, सारे छोड़ दो, सुन लो पहले मेरी बात सुन लो, सिंपल सा लॉजिक है, सुन लो पहले 2 मिनट सुन लो। आप क्या करो, एक रेशियो बना लो, ऊपर C14 लिख लो, नीचे C12 लिख लो। इसका अमाउंट जो भी है, कोई जिंदा रहता है ना, जब कोई भी ऑर्गेनिज्म जिंदा रहता है तो उसमें क्या है, ये रेडियो एक्टिव वाला जाता रहता है। ठीक है, जब वो जिंदा है तो ये रेडियो एक्टिव कैसे जाए, हमारे अंदर कैसे जाएगा, हम CO2 तो लेते नहीं है, पर हम ग्लूकोज खा रहे हैं ना। तो जो भी जिंदा है उसके अंदर ये रेशियो कुछ एक फिक्स वैल्यू मेंटेन रहती है। जैसे ही वो मर जाता है, ये C14 वाला डीके करने लग जाता है, तो ये रेशियो और घटने लगेगी, अगर ये कम होगा तो उसके हिसाब से एज पता करते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? जब तक जिंदा है तो ये रेशियो मेंटेन रहती है, क्यों? क्योंकि CO2 उस फॉर्म में या तो ग्लूकोज की फॉर्म में जा रही है या CO2 की फॉर्म में, प्लांट होगा तो CO2 की फॉर्म में, आपके अंदर किसकी फॉर्म में जाएगी, ग्लूकोज की फॉर्म में। ये रेशियो कितनी डिस्टर्ब हो रही है ना, किस रेंज तक, उससे आइडिया लगा लेते हैं। ठीक है, ये चीज समझ में आ रही है? तो C14 का ये इस्तेमाल है, इसे इसे रेडियो कार्बन डेटिंग बोलते हैं। यस, कुछ आ रहा है याद किसी को? ठीक है, छोड़ दो, जाने दो, क्या करना। अब सुनो ध्यान से, वो छोड़ो, ये आगे की बात करते हैं, आगे की बात करते हैं। उसके बाद ये हो गया, फिर हमने क्या बोला, हमने बोला पहला प्रोडक्ट कितने कार्बन का है, 3 कार्बन का, PGA, वो एसिड है। वो क्या है, एसिड। कैसा एसिड, ऑर्गेनिक एसिड, सही है। उसके बाद हमने पता किया कि किससे जुड़ता है, एक शुगर से जुड़ता है। शुगर कितने कार्बन की है, 5। कीटोज है, एल्डोज है, कीटोज है। DNA में कौन सी होती है, डीऑक्सी राइबोस। RNA में राइबोस, वो दोनों होती हैं एल्डोस, सही है। और राइब्यूलोज क्या है, कीटोस। ठीक है, सही है। बोलो, राइबोस और राइब्यूलोज दोनों 5 कार्बन की है, तो पेंटोज हो गई। बोलो, ठीक है। राइबोस, राइब्यूलोज और डीऑक्सीराइबोस, इन तीनों में से मॉडिफाइड शुगर कौन सी है, डीऑक्सीराइबोस। ठीक है, ठीक। राइबोज, डीऑक्सीराइबोज और राइब्यूलोज, किसका मॉलिक्यूलर वेट कम होगा, डीऑक्सीराइबोज का। अरे एक ऑक्सीजन कम कर दी नालायकों। राइबोज और राइब्यूलोज आइसोमर है, फॉर्मूला सेम आएगा। क्या हो गया तुम लोगों को, है? फॉस्फोरस मैं अभी नहीं, मैं तो राइबोज राइब्यूलोज की बात कर रहा हूं। फॉस्फोरस इसमें फर्स्ट और फिफ्थ में, कहां से आए से मतलब नहीं, अभी बताऊंगा, आगे चल रहे हैं। ठीक है, चलो भाई, लिख लिया, जल्दी फास्ट, जल्दी करो बेटा, अपनी गंदी गंदी राइटिंग में लिख लो। चलो आगे चलते हैं, चले, जल्दी करो यार, जल्दी करो, जल्दी फास्ट। बन गया, जल्दी करो, जल्दी। लिख लिया, जल्दी बेटा फास्ट। चलो जल्दी करो। याद रहेगा, RUBP शुगर है और PGA एसिड है, ऑर्गेनिक एसिड। ठीक है, पायरुविक एसिड एसिड है, ऑर्गेनिक एसिड है, यस और नो? पायरुवेट, पायरुवेट ऑर्गेनिक एसिड है, यस और नो? यस।
ठीक है, तो ग्लूकोज से हम क्या बनाते हैं, किसी को याद है ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज से क्या बनाते हैं, पाइरुवेट। ठीक है, अच्छा, अगर पाइरुवेट से वापसी ग्लूकोज बनाए तो क्या बोलेंगे उसे, हैं? हाँ ठीक है, ग्लूकोज से पाइरुवेट बनाते हैं, ग्लाइकोलिसिस बोलते हैं। अगर मैं पाइरुवेट से वापसी ग्लूकोज बनाऊं तो क्या बोलेंगे, डी ग्लाइकोलिसिस नहीं, क्या बोलेंगे, कौन बताएगा? अब तुम सोच लो क्या स्थिति है तुम्हारी यार। डेफिनेशन बताओ जरा ग्लूकोनियोजेनेसिस की। नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से ग्लूकोज बनाना। पाइरुवेट कार्बोहाइड्रेट नहीं है, एसिड है। एसिड से वापसी ग्लूकोज बनाने को कहते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। नहीं आई समझ, किसी को आई है समझ, नहीं आई? भाई पाइरुवेट से वापसी ग्लूकोज बना रहे हैं, पाइरुवेट एसिड है, शुगर नहीं है। शुगर होने के लिए क्या होना चाहिए, एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप। ठीक है, किसके किसके ऊपर से क्या एकदम ऐसे कुछ नहीं पता चल रहा है जीवन में क्या हो रहा है, नहीं पता, मैं बता तो रहा हूं, चलो ठीक है, उसमें बात करेंगे ग्लाइकोलिसिस में, रेस्पिरेशन में बता दूंगा। ठीक है, इससे पता चल रहा है आपको बहुत मेहनत की आवश्यकता है, कृपया ध्यान दें। आ जाओ, चलो आ जाओ, स्टार्ट करते हैं। डार्क रिएक्शन के स्टेप, फोकस करो मेरे पास, इधर देखो सारे, कोई कुछ ना लिखे। जब तक सीखोगे नहीं ये आएगा नहीं सही से, सुन लो पहले सब लोग। बेटा डार्क रिएक्शन को हम केल्विन साइकिल भी कहते हैं, क्योंकि हमारे पास मेनली हम C3 साइकिल पढ़ा रहे हैं। पूरा फोकस मेरी तरफ करेंगे सारे बच्चे, देखो मैं क्या कह रहा हूं, मेरी बात सुनो, जा रहे बच्चे ध्यान से सुनो। देखो क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, फोकस करो सब लोग। देखो, हमने लाइट रिएक्शन पढ़ा था। लाइट रिएक्शन का हमने मेन चीज क्या पढ़ी थी कि जब हम पानी को तोड़ते हैं, पानी तोड़ने से ऑक्सीजन बन जाती है, और साथ के साथ मेरे पास NADPH ATP बन जाता है। मेरी बात समझ में आ रही है? जब हम पानी तोड़ते हैं, पानी तोड़ने से मेरे पास ATP और NADPH बन जाती है। यहां तक समझ में आ रहा है? अब हम पढ़ रहे हैं डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन का मेन पर्पस है ग्लूकोज बनाना। हम ग्लूकोज किससे बनाते हैं, CO2 से। अब जरा समझो ध्यान से, ये CO2 है, मान लो, कुछ लिखना नहीं, ये CO2 है हमारे पास, ये मान लो CO2 है। मैं चाह रहा हूं कि NADPH से इसकी रिडक्शन कर दूं। ये सिंगल स्टेप में नहीं होता, ऐसा नहीं होता कि हाइड्रोजन डायरेक्ट इसके साथ जुड़ जाए और ग्लूकोज बन जाए, ये कई स्टेप में होता है। सही है? तो डार्क रिएक्शन का मेन पर्पस क्या है कि जो CO2 है उसको मेरे को रिड्यूस करके ग्लूकोज बनाना है। CO2 को रिड्यूस करके क्या करना है, ग्लूकोज बनाना है। उसके स्टेप्स पढ़ रहे हैं। तुम्हारे सिलेबस में 3 ही स्टेप दे रखे हैं। एक्चुअल में केल्विन साइकिल, जिसे आप डार्क रिएक्शन कहते हो, इसके कम से कम भी 12-15 स्टेप्स होते थे। तुम्हारे सिलेबस में वो साइकिल पढ़ाई जाती है जिसमें मात्र 3 स्टेप हैं, मात्र 3 स्टेप हैं। तीनों स्टेप में आपको मेन पॉइंट जो अपने दिमाग में बिठाना है वो क्या है कि किस तरीके से ग्लूकोज बना रहे हैं। सबसे पहले हम चालू करते हैं RUBP से। RUBP हमारे पास 5 कार्बन की शुगर है। 5 कार्बन की क्या है, ये शुगर है। किस प्रकार की शुगर है, कीटोस शुगर है। यहां तक कोई डाउट है किसी को? सही है। हम क्या करते हैं बेटा, RUBP में जाकर CO2 जोड़ देते हैं। एक्चुअल में CO2 जोड़ने के लिए कुछ ऊर्जा चाहिए, और RUBP के पास ऑलरेडी फॉस्फेट एनर्जी देने के लिए अवेलेबल है। तो जब CO2 किसी कंपाउंड से जोड़ते हैं, उस रिएक्शन को हम नाम देते हैं कार्बोक्सिलेशन। क्या नाम देते हैं, कार्बोक्सिलेशन। अगर CO2 निकालते हैं तो उस स्टेप को कहते हैं डी कार्बोक्सिलेशन। कृपया ध्यान देंगे, ये कार्बन है, बोर्ड पे देखो जरा ध्यान से, ये कार्बन है। कार्बन पे मेरे पास मान लो ये अल्कोहल ग्रुप है, ऐसे मान लेते हैं ये अल्कोहल ग्रुप है यहां पे। ठीक है, अगर इस कार्बन की ऑक्सीडेशन करूंगा, तो अगर मैंने ये ग्रुप बना दिया यहां पर, ये क्या बन गया, दिख रहा है किसी को? ये दिख रहा है ऑक्सीडेशन हो रही है? कैसे पता चल रहा है सर ऑक्सीडेशन हो रही है? कार्बन के साथ एक ऑक्सीजन है, अभी कितनी हो गई, 2। अब मैं इसकी और ऑक्सीडेशन कर दूं, एसिड बन गया। अरे कुछ समझ आ रहा है? कार्बन की ऑक्सीडेशन करी, अल्कोहल से बना दिया एल्डिहाइड, फिर बना दिया एसिड। अब मैंने इसकी और ऑक्सीडेशन कर दी, कार्बन डाइऑक्साइड।
ये पढ़ेंगे हम रेस्पिरेशन में, ठीक है, सही है। और जब भी हम लोग, हमेशा याद रखना, जब भी हम किसी से CO2 निकालते हैं तो COH ग्रुप निकल जाता है, बायो में जो पढ़ते हैं। और जब भी किसी में हम क्या करते हैं, CO2 जोड़ते हैं तो नॉर्मली COH ग्रुप जुड़ता है, समझ आ रहा है। तो RUBP में आप CO2 जोड़ रहे हो तो जो भी कंपाउंड बनना चाहिए उस पर COH ग्रुप होना चाहिए। तो हमने जो कंपाउंड बनाया उसका नाम क्या है, PGA। ये सबको कुछ नहीं करना, भी तुम्हें ये रेस्पिरेशन में पढ़ाऊंगा, कुछ को पता ही नहीं चल रहा है क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्यों हो रहा है जीवन में, कुछ नहीं पता, सिर्फ चल रहा है। PGA कितने कार्बन है, 3 कार्बन, ध्यान से सुनेंगे। ये 3 कार्बन का क्या है, एसिड, जिसकी एक कार्बन पर क्या है, फॉस्फेट। यहां तक कोई डाउट है, ठीक है। अब इसके कितने मॉलिक्यूल बने हैं, 2। कितने बने हैं, 2। अब अपने दिमाग में ये रिएक्शन बिठा लो, अगर मैं किसी एसिड की, यदि किसी एसिड की रिडक्शन करता हूं तो मेरे पास एल्डिहाइड बन सकता है, या क्या बन सकता है, अल्कोहल, एल्डिहाइड बन सकता है। अगर मेरे पास कोई ग्रुप है जिसपे COH है, उसकी रिडक्शन करूंगा तो यहां पर CHO आ सकता है। ये समझ में आ रहा है। रिडक्शन करने के लिए मुझे रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए। रिड्यूसिंग एजेंट कौन होता है, हाइड्रोजन। क्लियर। मैं क्या पढ़ा रहा हूं, मैं एक्चुअल में आपको डार्क रिएक्शन पढ़ा रहा हूं। डार्क रिएक्शन का मेन पर्पस है जो CO2 एंटर करिए इससे क्या बनाना है, ग्लूकोज बनाना। समझ आ रहा है। तो मैंने पहले CO2 एंटर कराई और क्या बना दिया, एसिड बना दिया। क्या बना दिया, एसिड। अब इस एसिड की मुझे रिडक्शन करनी है, क्योंकि जब तक मैं एसिड की रिडक्शन नहीं करूंगा शुगर नहीं बनेगी। तो एसिड की रिडक्शन करने के लिए हाइड्रोजन कौन देगा, NADPH देगा, और वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, NADP प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब क्योंकि ये 2 मॉलिक्यूल है तो यहां पर कितनी लिख देंगे, ये 2। उसके अलावा बेटा रिडक्शन में एनर्जी लगती है, तो क्या खर्च कर दिया, 2 ATP खर्च कर दिया। कोई डाउट है, यहां पर मेरे पास आ जाएगा ट्रायोस फॉस्फेट। क्या आ जाएगा, ट्रायोस फॉस्फेट आ जाएगा, जो क्या है, 3 कार्बन की शुगर है। 3 कार्बन की क्या है, शुगर है। क्लियर है। ये हमारे पास आ गया ट्रायोस फॉस्फेट, जो 3 कार्बन की क्या है, शुगर है। ये क्लियर हो गई, ये क्लियर है। मैं रिपीट कर देता हूं, हमारे पास ये 5 कार्बन का RUBP है, ठीक है। इसकी हमने कार्बोक्सिलेशन करी तो क्या बन गया, PGA। PGA 3 कार्बन का ये 2 मॉलिक्यूल है। ये जो PGA बना इसकी हमने क्या करी है, रिडक्शन। कौन सा स्टेप किया है, रिडक्शन। रिडक्शन करने के लिए हाइड्रोजन कौन देगा, NADPH। अब आप मुझे बताओ, क्या ये वापसी लाइट रिएक्शन में नहीं जाएगा, यस। ये भी जाएगा और ये भी जाएगा, किस में जाएगा, ये लाइट रिएक्शन में, यस। अब रिडक्शन स्टेप में मेरे पास, ध्यान सुनेंगे, रिडक्शन स्टेप में जरा देखो इधर ध्यान से बेटा, मान लो मैंने इसकी रिडक्शन करी तो मेरे पास 3 कार्बन का कंपाउंड बनेगा। यहां पर COH की जगह क्या आ जाएगा, CHO, ठीक है। अल्कोहल पहले से था, यस। इस वाले अल्कोहल की जगह क्या जुड़ा हुआ था, फॉस्फेट। यही है ना, सही है, यही है। तो हमने क्या किया है बेटा, हमने ये 3 कार्बन की शुगर बना दी, 1 2 3, 3 कार्बन की शुगर बना दी। 3 कार्बन की शुगर का नाम क्या होता है, ट्रायोस। क्या होता है, हमेशा याद रखो, 3 से छोटी कार्बन की शुगर नहीं होती, क्योंकि शुगर में या तो कीटोन ग्रुप होता है या एल्डिहाइड। 3 कार्बन से छोटा कीटोन होता है, नहीं होता ना। तो 3 कार्बन से छोटी शुगर नहीं होती, समझो। शुगर की डेफिनेशन है 1 से ज्यादा OH ग्रुप, या तो एल्डिहाइड या कीटोन। तो 1 से ज्यादा OH का मतलब 2, तो 2 OH ग्रुप 2 कार्बन पे लगा दी, एक पे CHO लगा दो या एक पे कीटोन लगा दो। यहां तक समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। तो 3 कार्बन की शुगर का नाम क्या होगा, ट्रायोस, और उस पर क्या जुड़ा हुआ है, फॉस्फेट। ये कितने मॉलिक्यूल बनेंगे इसके, ये 3 कार्बन है, कितने बनेंगे, 2, सही है। अब हम क्या करेंगे बेटा, साइकिल को चलाए रखने के लिए इसमें क्या करने वाले हैं अपने, रीजनरेशन। क्या करने वाले हैं, रीजनरेशन। रीजनरेशन में मेरे पास कितनी ATP खर्च होगी, एक ATP खर्च करके एक ADP बना दूंगा। अब मेरी बात सुनना ध्यान से, ये ट्रायोस फॉस्फेट जो है
ये बनाती है ग्लूकोज। क्लोरोप्लास्ट में बनना क्या चाहिए? ग्लूकोज। ग्लूकोज के दो फेट होते हैं, या तो सुक्रोज बनाकर उसका क्या कर दो? ट्रांसपोर्ट। दूसरा ऑप्शन है स्टार्च बनाकर क्या कर दो? स्टोर कर दो। यस, ठीक है। अब जरा ये देखो ध्यान से, यहां पर कितनी कार्बन एंटर करी है? एक। तो यहां नीचे भी सिर्फ एक कार्बन जाएगी और 5 कार्बन वापसी चली गई। टोटल ये कितनी कार्बन है? 6। 3 और 2 से मल्टीप्लाई कितनी आ रही है? 6 कार्बन। 6 में से सिर्फ एक कार्बन गई है। ग्लूकोज एक से नहीं बनेगा, इस साइकिल को 6 बार घुमाना पड़ेगा तब ग्लूकोज बनेगा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, हमारे पास 3 स्टेप हैं डार्क रिएक्शन के। पहला स्टेप है कार्बोक्सिलेशन, जिसमें एसिड बनेगा। इस एसिड की रिडक्शन करके क्या बनेगा? शुगर। उस शुगर की रीजनरेशन से 5 कार्बन का शुगर। क्लियर है? इस पूरी साइकिल में 2 एटीपी यहां और एक वहां, 3 एटीपी और 2 एनएडीपीएच खर्च हुए हैं। क्लियर है? सही है। अगर आप ध्यान से देखो, एक CO2 एंटर करा है, तो ट्रायोस फॉस्फेट से भी आप एक ही कार्बन नीचे दिखाओगे, बने जाएगा वो ग्लूकोज में ही, एक ही कार्बन गया है। अगर मुझे इस साइकिल से ग्लूकोज बनाना है, तो इस पूरी साइकिल को 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब तक आप यहां 6 नहीं लिखोगे, यहां पर 6 कार्बन नीचे नहीं आएगी, एक ग्लूकोज नहीं बनेगा। अगर मुझे ग्लूकोज बनाना है, तो इस पूरी साइकिल को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 6 से। यहां तक समझ में आ रही है? बोलो। ठीक है। अब एक लाइन बोलूंगा, जिसको समझ आ जाए बढ़िया, एनसीईआरटी में लिखी हुई है। देखो क्या है लाइन। ये है, एनसीईआरटी कहता है कि क्योंकि डार्क रिएक्शन में NADPH और ATP की जरूरत में अंतर है, रिक्वायरमेंट में डिफरेंस है। NADPH कम चाहिए, ATP ज्यादा चाहिए। ये इस बात को भी एक्सप्लेन करता है कि क्यों हमने स्ट्रोमल लेमिली पर PS1 रखकर साइक्लिक करवाया। मेरी बात समझो ध्यान से। साइक्लिक और नॉन साइक्लिक में क्या अंतर होता है? नॉन साइक्लिक में ATP और NADPH बनता है, और साइक्लिक में सिर्फ ATP बनता है। इसका मतलब यह है कि ATP ज्यादा बन रहा है NADPH से। अब यहां खर्चा देख के बताओ, ज्यादा खर्च भी तो ATP हो रहा है। समझ आ रहा है? तो एनसीईआरटी ने यही लाइन लिखी है कि एनसीईआरटी ने जहां डार्क रिएक्शन की एक टेबल बना रखी है ग्लूकोज की और उसकी, उसके जस्ट नीचे उसने लिखकर बताया है कि साइक्लिक होता इसलिए है ताकि जो डिफरेंस है ना एटीपी का NADPH के नंबर से, उसको पूरा कर सके। समझ आया मैंने क्या बोला? किसी को समझ आया मैंने क्या बोला बेटा? साइक्लिक कराने का पर्पस क्या था? उसमें एटीपी तो NADPH तो बन नहीं रहा है, बिना उसके रिडक्शन नहीं होगी। रीजनरेशन स्टेप में एक्स्ट्रा एटीपी खर्चा है। लिखो पहले। चलो, कुछ पूछना चाह रहा है प्लीज पूछ लो कोई। हम ये क्या पढ़ रहे हैं समझ में आ रहा है? हम 3 स्टेप के थ्रू CO2 फिक्स कर रहे हैं, और CO2 फिक्स करके क्या बनाना है? ग्लूकोज। CO2 फिक्सेशन में सबसे जरूरी मुझे रिडक्शन स्टेप चाहिए। रिडक्शन किसका होगा? एसिड का। कार्बोक्सिलेशन के लिए मुझे कौन सा एंजाइम चाहिए होता है? किसी को पता है? रुबिस्को। क्या नाम है उसका? रुबिस्को एंजाइम चाहिए। तो क्या डार्क रिएक्शन में एंजाइम होते हैं? यस। लाइट रिएक्शन में भी एंजाइम होते हैं। कोई नाम? FNR। यस। डार्क रिएक्शन में भी एंजाइम होते हैं। क्या नाम है? रुबिस्को। हाँ बेटा। एटीपी का क्या काम हुआ बेटा? ये इसमें टोटल 10-12 स्टेप्स हैं। इसको एनसीईआरटी ने 3 स्टेप में समराइज किया हुआ है, तो हम उसमें जाएंगे ही नहीं, है ना। कैल्विन साइकिल जो है ना, उसके कई सारे स्टेप्स होते थे पहले, वो अब हमें याद भी नहीं ना हम पढ़ाते वो। ठीक है। जो डिटेल कैल्विन साइकिल है उसमें ज्यादा स्टेप है। नोट करो भाई, अपनी गंदी गंदी राइटिंग में लिख लो सब, कीड़े मकोड़े मार लो कॉपी में। सही है भाई? सही है। कुछ साल बाद तेरी जब कॉपी मिलेगी ना, है ना, पटना में गंगा खुदाई में, है ना, तो उसमें पता चलेगा कि कुछ अलग भाषा चलती थी यहाँ पे, है ना।
जैसे हड़प्पा संस्कृति थी ना, वैसे ही। हाँ, हाँ, हाँ। हड़प्पा उधर क्यों मिली थी? इस साइड कुछ नहीं मिला था, गंगा उंगा की साइड यहाँ पे है? अरे मैं किससे बोल, ले लिखो तुम लोग, छोड़ो, मैं बात भी किससे कर रहा हूँ, है ना? हाँ, हाँ, हाँ बेटा, सेम है। वहां पर ट्रायोस फॉस्फेट के दो नाम है, पीजीएल और डाईहैप। हाँ, वहां पे क्या नाम है? पीजीएल, फॉस्फोग्लिसल्डिहाइड। अब तू पढ़ ध्यान से देख, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से फॉस्फोग्लिसल्डिहाइड बन रहा है, ये नीचे एल ही तो है ये वाला स्टेप दिख रहा है तेरे को? ये क्या है? एल्डिहाइड है ना? एसिड से क्या बना है? एल्डिहाइड बना है। तो एक तरीके से पीजीए से पीजीएल बना है, ठीक है? इसी स्टेप को ग्लाइकोलिटिक रिवर्सल बोलते हैं। फोटोसिंथेसिस का ये स्टेप ग्लाइकोलिसिस के एक स्टेप का उल्टा है। किसी को कुछ समझ में आया मैंने क्या बोला? नहीं। मैं ये कह रहा हूं कि यहां पीजीए की रिडक्शन करके पीजीएल बनाया है। ए का मतलब एसिड, एल का मतलब एल्डिहाइड, तो ये शुगर हो गई। ये एसिड है, ये क्या है? शुगर। यहां पे क्या किया है मैंने? रिडक्शन। ग्लाइकोलिसिस क्या है? ऑक्सीडेशन, इसका उल्टा चलता है वो। ये वाला स्टेप उल्टा है ग्लाइकोलिसिस में। हाँ, इसलिए इस वाले स्टेप उसको क्या बोलते हैं? चलो लिख लो, तुम वहां बताऊंगा इसलिए नहीं बोल रहा था मैं, छोड़ दो। बच्चे, ट्रायोस फॉस्फेट मतलब 3 कार्बन की शुगर। 3 कार्बन की 2 शुगर होती हैं। कौन कौन सी? एक ग्लिसल्डिहाइड होती है, एक कीटोज होगी, एक एल्डोज होगी, यही तो होगी। 3 कार्बन की 2 ही तरह की शुगर होगी ना, एक जिसपे कीटोन ग्रुप हो और एक जिसपे एल्डिहाइड ग्रुप हो। कीटोन वाली का नाम है डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। खतरनाक चीजें, कुछ नहीं आता तुम्हें भाई। ऑर्गेनिक कैसे पढ़ रहे हो, अजीब सी तुम। है? कायरल कार्बन उसमें नहीं होती, डाइहैप में नहीं होती। मोस्ट शुगर्स आर ऑप्टिकली एक्टिव, डाइहैप को छोड़ के, क्योंकि डाइहैप ये है। ये देख, यहां पे फॉस्फेट लगा दे, इस कार्बन पर 2 हाइड्रोजन है, इस पर ऑक्सीजन, नॉन कायरल है तीनों, ठीक है? नहीं पता चला? एसीटोन लिखना आता है किसी को? एसीटोन लिखना आता है तुम लोगों को? बीच में कीटोन है और इधर CH3 CH3। अच्छा, एक एक H हटाकर दोनों पे OH लगा दो, 2 OH ग्रुप हो गए, तो उसको क्या पढ़ेंगे? डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन। सही है, वो शुगर है। क्यों? क्योंकि उसपे 2 OH ग्रुप आ गए और कीटोन आ गया। ठीक है, अब उसपे फॉस्फेट जोड़ दो तो क्या पढ़ोगे उसे? डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। तुम लोग स्ट्रक्चर रटो मत, समझो, नहीं तो कुछ नहीं आएगा जीवन में। हाँ, यस, इसको 6 बार घुमाएंगे तो ग्लूकोज बनेगा। ये भी सिर्फ एक साइकिल का है, इसलिए मैंने यहां पर नीचे 1 कार्बन लाया है और 5 कार्बन वापसी ले गया। जब 6 बार घुमाऊंगा तब एक ग्लूकोज नीचे जाएगा, ठीक है? बोलो, जल्दी करो भाई, जल्दी।